था, शायद एक्सटर्नल एनालिसिस भी आ जाए। एथिक्स को छोड़ के बाकी सब कुछ टेस्ट हो जाएगा ना आज। चलिए, कोई अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तरफ परसों हम लोगों ने एक स्टेप लिया। मुझे फील हुआ कि आप लोग वाकई बनना चाहते हो। ऐसी बात है या अभी मुझे लगा है? ये कुछ 4 वर्ड्स हैं, इनका मतलब क्या? दूसरों को इज्जत दो तो इज्जत पाओगे। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तरफ एक और स्टेप कि आज से ऑनवर्ड हम ये 4 वर्ड्स को फोकस करेंगे। गिव रिस्पेक्ट एंड अनरिस्पेक्ट। छोटी सी बात है, लेकिन अगर दिमाग में आ गई तो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। मीन आज से ऑनवर्ड हम क्या करेंगे, दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। किस लिए? गिव रिस्पेक्ट एंड अनरिस्पेक्ट। मीन चलते हुए आगे कोई आ गया है तो बजाय इसके कि उसको यूं मोड़ा मार के गुजरने के बजाय उसको एक्सक्यूज मी बोलेंगे। उसने हमें रास्ता दिया तो हम उसे थैंक यू बोलेंगे। क्लास में भागने की बड़ी जल्दी होती है, पहले आप गिव रिस्पेक्ट अनरिस्पेक्ट आज ये करके देखना, उसके बाद थ्रू आउट सेमेस्टर वो बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा। दूसरों को तू तुम कहने की बजाय आप कह के बुलाएंगे, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कि आपका हमीज है, चाहे दोस्त है, चाहे बहन है, चाहे भाई है। तू तुम कहने की बजाय आप कह के बुलाएंगे। इससे क्या होगा, वो दूसरा बंदा भी हमें आप कहेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। ये जो दूसरों के बिहेवियर है ना आपके अगेंस्ट, या दूसरों का जो आपके बारे में ट्रीटमेंट है, ये आपकी सोच को बदल के रख देता है। इससे क्या होगा, दूसरे आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, आपके साथ अच्छा बिहेव करना शुरू कर देंगे, अच्छा ट्रीट करना शुरू कर देंगे, और उससे आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, और ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। सो आज से ऑनवर्ड हम क्या करेंगे, दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे। किसी ने कोई बुरा भी किया है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, क्या हो गया। थोड़ी रिस्पेक्ट दे के देखो, हो सकता है बाद में वो आपको 5 जगह पे और फेवर देने के लिए रेडी हो जाएगा। रादर दैन कि उसने बुरा किया तो अब मैं इसका बाप बन के दिखाऊंगा इसे, मैं बताऊंगा इसे कैसे बुरा करते हैं। नहीं, थोड़ा इग्नोर करना सीखो। गिव रिस्पेक्ट एंड अनरिस्पेक्ट, बहुत बड़ा चेंज आएगा इसका आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। सो एक और स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट। लिमिट्स क्रॉस कर दे तो कोई बात नहीं, आप भी क्रॉस करके मतलब उसके लेवल पे चले गए। हाँ, इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, फिर भी उसे रिस्पेक्ट दो कि उसे रियलाइज नहीं होगा वो बंदा ही डैश है, नहीं, उसे रियलाइज होगा, उसे रियलाइज होगा चाहे वो जितना मर्जी बड़ा डैश है। गिव रिस्पेक्ट एंड अनरिस्पेक्ट, अवॉइड करो थोड़ा सा उसे, फिर भी रिस्पेक्ट वे में बात करो, उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आप आगे से उसने तू कहा तेरी डैश 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 शुरू हो जाओगे तो फिर रिस्पेक्ट नहीं दी तो उससे तो हालात बिगड़ेंगे ना। क्या ख्याल है? थोड़ा पेशेंस, थोड़ा रिस्पेक्ट वे में चलना है। क्यों? आप बनने जा रहे हो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेक्चर नंबर 25। पढ़ रहे थे हम कैफ 06, नाम हमने रखा मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। और मैनेजरियल एनालिसिस हम कवर कर रहे थे, और कवर करते करते हम कंप्लीट करने के करीब पहुंच गए।
और अभी तक हमने इंटरनल एनालिसिस पढ़ लिया, एक्सटर्नल एनालिसिस पढ़ लिया, एथिकल डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया। ये 3 ही एरिया से मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर। लेकिन एक्सटर्नल एनालिसिस में आगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आया तो उसकी डिटेल में जाते जाते हम पूरी आईटी में घुस गए। फिर इंडस्ट्री एनालिसिस आया तो उसमें हमने फिर डिटेल में जाते जाते स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस, इंडस्ट्री के अंदर सेगमेंट बनाने हैं, इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रेटेजिक स्पेस आइडेंटिफाई करना है, इंडस्ट्री के अंदर कैसे कंपटीशन को डील करना है, कॉस्ट लीडरशिप के थ्रू डील किया जा सकता है, डिफरेंशिएशन के थ्रू डील किया जा सकता है, कंपटीशन को डील किया जा सकता है, निशे मार्केटिंग मीन फोकस स्ट्रैटेजी के थ्रू भी। ये चीज़ें हमने सारी की सारी कहाँ से कवर की? एक्सटर्नल एनालिसिस में ही। आज कुछ थोड़ी सी बातें इंटरनल एनालिसिस की और करके मैनेजरियल एनालिसिस हमारा हो जाएगा कंप्लीट। से एक टॉपिक है हमारे पास कस्टमर नीड। एक कस्टमर बिजनेस से प्रोडक्ट्स बाय करता है तो सिर्फ और सिर्फ लो प्राइस की वजह से बाय नहीं करता। एक बिजनेस से प्रोडक्ट बाय करने के पीछे और भी रीजन हो सकती हैं, सिर्फ प्राइस कम मिल रही है इसी बेस पर कस्टमर बाय नहीं करता। हाँ, वो जो और रीजन है उसकी प्रोडक्ट बाय करने की, उसे हम नाम देते हैं कस्टमर नीड्स का। क्या चाहता है कस्टमर एक बिजनेस से? बेटर क्वालिटी चाहता है, क्या ख्याल है? और हमने कल कुछ पढ़े वेज फॉर एडिंग वैल्यूज, बेटर डिजाइन। तो कस्टमर क्या चाहता है बिजनेस से? बेटर डिजाइन भी चाहता है, मीन ऐसा डिजाइन चाहता है जो कंपैटिटर के पास ना हो, फिर ही वो आपसे आके प्रोडक्ट बाय करेगा कि उसकी नीड आपसे फुलफिल हो रही है। वेज फॉर एडिंग वैल्यू था रिलायबल सर्विसेज। तो कस्टमर क्या चाहता है आपसे? रिलायबिलिटी भी चाहता है कि आप जो गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो वो रिलायबल भी होनी चाहिए। वेज फॉर एडिंग वैल्यू था क्विक सर्विसेज। तो कस्टमर क्या चाहता है आपसे? क्विक सर्विसेज भी चाहता है, मीन बेस्ट लीड टाइम भी चाहता है। लीड टाइम बोले तो लीड टाइम कल हमने पढ़ा था डिलीवरी टाइम, ऑर्डर डिलीवरी टाइम। वो चाहता है कि मैं आपको ऑर्डर दूं तो फौरी आप मुझे गुड्स प्रोवाइड भी करो। वेज फॉर एडिंग वैल्यू था कन्वीनियंस, इजी टू बाय। तो कस्टमर आपसे क्या चाहता है? इजी टू बाय भी चाहता है। इजी टू बाय मीन कन्वीनियंस भी चाहता है कि उसको घर बैठे ही प्रोडक्ट अगर मिल जाए तो। ठीक है, कुछ 4-5 कस्टमर नीड्स हैं कि कस्टमर बिजनेस से चाहता क्या। तो ठीक है, लो प्राइस तो चाहता ही चाहता है, लेकिन साथ क्या चाहता है? बेटर क्वालिटी, बेटर डिज़ाइन, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज, क्विक, बेस्ट लीड टाइम और इजी टू बाय मीन कन्वीनियंस। कस्टमर 3 तरह के होते हैं, मेनली कस्टमर 3 तरह के होते हैं। रिटेल कस्टमर हो सकते हैं, मीन कंज्यूमर जिन्होंने गुड्स जो है वो डायरेक्टली कंज्यूम करनी है। अदर बिजनेस भी आपके कस्टमर हो सकते हैं, इंटरमीडियरी जो आपसे चीज़ें लेके आगे डायरेक्ट कंज्यूमर तक बेचते हैं। क्या ख्याल? अगर आप होल सेलर हो तो रिटेलर, अगर रिटेलर हो तो कंज्यूमर आपका कस्टमर है। या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आपके कस्टमर हो सकते हैं, क्यों? गवर्नमेंट तो इतने प्रोजेक्ट चलाती है ना, तो प्रोजेक्ट चलाने के लिए उनको भी कुछ ना कुछ गुड्स तो चाहिए, अपने ऑफिस चलाने के लिए गुड्स तो चाहिए। तो कहाँ से लेनी है उन्होंने? अदर बिजनेस से। तो 3 तरह के कस्टमर होते हैं, रिटेल कंज्यूमर होते हैं, या अदर बिजनेस होते हैं जो कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर भी आपके कस्टमर हो सकते हैं। आपकी गुड्स के भी हो सकते हैं, आपकी सर्विसेज के भी हो सकते हैं। कल को अगर आप ऑडिटर बन जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, तो एक ऑडिट फर्म चलाओगे, तो वहाँ पे भी आपके 3 तरह के कस्टमर होंगे। 3 तरह के कस्टमर क्या होंगे? कुछ छोटे बिजनेस होंगे जो आपसे सपोज अकाउंटेंसी सर्विसेज ले रहे हैं, टैक्सेशन सर्विसेज ले रहे हैं, जिनके लिए ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, लेकिन टैक्स और अकाउंटिंग आपसे ले रहे हैं। बड़े कारपोरेट क्लाइंट हो सकते हैं जो आपसे अकाउंटेंसी टैक्स के साथ साथ ऑडिट सर्विसेज भी लेंगे। या गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकते हैं, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इनके भी ऑडिट होते हैं, तो ऑडिट सर्विसेज भी आपसे रिक्वायर की जा सकती है। सो एक छोटा सा टॉपिक था कस्टमर नीड्स का मतलब क्या है, और 3 टाइप ऑफ कस्टमर, कोई एक पेज है उसे रीड आउट कर लेना है। इसे आगे गए तो एक टॉपिक हमें मिलेगा CSF, स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर।
कहीं पे हमने शायद ऑलरेडी इसकी थोड़ी सी बात की थी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। कहाँ पे बात की थी? लाइफ साइकिल मॉडल कवर करते हुए हमने चारों स्टेजेस पे बिजनेस के CSF कवर किए थे। इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है इनोवेटिव प्रोडक्ट। ग्रोथ स्टेज पे आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है हैवी मार्केटिंग। मैच्योरिटी पे आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट रिडक्शन। और डिक्लाइन स्टेज पे आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है प्राइस रिडक्शन, डिस्काउंट ऑफर्स। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है क्या? इंपॉर्टेंट बिजनेस फीचर्स आर प्रोडक्ट फीचर्स। क्या है? बिजनेस फीचर्स हैं या प्रोडक्ट फीचर्स हैं। बिजनेस फीचर मीन मार्केटिंग है, लो प्राइसेस है, कॉस्ट रिडक्शन है, या प्रोडक्ट फीचर है मीन प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा देना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देनी है। तो क्या है? इंपॉर्टेंट बिजनेस फीचर आर प्रोडक्ट फीचर्स दैट आर नेसेसरी। किस लिए? फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट बिजनेस फीचर या प्रोडक्ट फीचर हैं उसे क्या नाम दिया जाएगा? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का। अब आपकी सक्सेस के लिए काफी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उनसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का। लाइक एक ऑडिट फर्म किसी नए शहर के अंदर जहां पे वो पहले ऑपरेट नहीं कर रही थी, वहां पे अपना कोई ऑफिस खोलने जा रही है, तो उसकी सक्सेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? अच्छे अकाउंटेंट आपके पास होने चाहिए, मीन अच्छा स्टाफ होना चाहिए, आपके पास क्लाइंट अच्छे होने चाहिए, बड़े कारपोरेट क्लाइंट होने चाहिए। आपको सिर्फ ऑडिट ही नहीं, कुछ ऑडिट के अलावा अदर सर्विसेज लाइक अकाउंटेंसी सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज भी देनी है। क्यों? फर्म ज्यादा जो अपना रेवेन्यू कमा रही हैं वो ऑडिट से नहीं कमा रही। ऑडिट के अलावा अकाउंटेंसी सर्विसेज हैं या टैक्सेशन सर्विसेज हैं, यहाँ से कमा रही हैं, तो आपको ये सर्विसेज भी देनी है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपका ऑफिस जो है वो किसी एक आइडियल लोकेशन पे होना चाहिए, अट्रैक्टिव लोकेशन पे होना चाहिए। क्यों? आइडियल अट्रैक्टिव लोकेशन पे होगा तो बड़े क्लाइंट भी आपके पास आएंगे। अगर आपने किसी गली मोहल्ले की छोटी सी गली के अंदर कोई बैठक लेके बनाया हुआ है तो फिर बड़े क्लाइंट शायद आपके पास नहीं आएंगे। क्यों? आपके ऑफिस की आउटलुक भी कस्टमर को अफेक्ट करती है, कस्टमर पे इन्फ्लुएंस डालती है। तो सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? अच्छे अकाउंटेंट होने चाहिए, बड़े क्लाइंट होने चाहिए, सर्विसेज हमें ऑडिट के साथ अदर भी देनी है। सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा ऑफिस किसी अट्रैक्टिव प्लेस पे होना चाहिए। ये सारे फीचर्स क्या है बिजनेस की सक्सेस के लिए जरूरी। लेकिन क्या सारे क्रिटिकल है? क्या सारे क्रिटिकल है? नहीं, इनमें से कोई एक आध क्रिटिकल फैक्टर होगा। तो वो जो एक आध क्रिटिकल फैक्टर है उसको मेनली फोकस करना है। मीन आपकी सक्सेस के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम नाम देते हैं क्या? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। जिसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट टारगेट सेट करते हैं। सपोज हमारी बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करना। नहीं, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? कॉस्ट रिडक्शन करना। नहीं, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? सेल रिटर्न को कम करना। नहीं, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? फास्ट लीड टाइम में डिलीवरी टाइम हमारा जो है वो क्या होना चाहिए? क्विक फास्ट होना चाहिए। अब ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है। एक कोरियर कंपनी के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या हो सकता है? एक कोरियर कंपनी के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या हो सकता है? ऑन टाइम मीन बेस्ट लीड टाइम मीन जल्दी डिलीवरी आपने देनी है जिसकी बेस पर कस्टमर आपको प्रेफर करेगा। अदरवाइज चीज़ें एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पहुंचाना ये तो सारे कोरियर ही करेंगे। लेकिन सक्सेस फैक्टर क्या है कि आपका लीड टाइम कितना फास्ट है, कितना क्विक है। क्या ख्याल है? अब उसके लिए कॉस्ट रिडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए प्रोडक्ट की प्राइसिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उसके लिए बेस्ट लीड टाइम है। हाँ, अदर बिजनेस की बात करें तो उनके लिए, सर्विस बिजनेस की बात करें तो शायद कॉस्ट रिडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देने के लिए अच्छा स्टाफ रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? स्टाफ क्वालिफाइड, कंपिटेंट, एक्सपीरियंस, ट्रेंड होगा तो आपकी सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी होगी। अगर स्टाफ ही आपके पास गधे बैठे हैं और उनको आप ट्रेन भी नहीं कर रहे, यूज़ भी प्रॉपर नहीं कर रहे, तो फिर कस्टमर आपको मुंह नहीं लगाएगा। तो उसके लिए बेस्ट क्या है? कंपिटेंट, एक्सपीरियंस स्टाफ। क्यों? ये होगा तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होगी। उसके लिए कॉस्ट रिडक्शन ज़रूरी नहीं है, फास्ट लीड टाइम उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो देखना है बिजनेस की सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इसे अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने इंप्लॉइज को, मैनेजर्स को कुछ टारगेट्स देते हैं।
एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को क्या करते हैं, टारगेट देते हैं। कोरियर कंपनी है तो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को टारगेट दिया कि आपने क्या करना है, कस्टमर तक ये जो डिलीवरी लाहौर से सपोज इस्लामाबाद जाती है, पहले अगर ये जाती है सपोज 8 घंटे में, तो आपने अगर इसे रिड्यूस किया तो आपको बोनस मिलेगा। एम्प्लॉय मैनेजर्स क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, कस्टमर से क्विकली जो है वो प्रोडक्ट जो है वो उठाएंगे, और आगे इस्लामाबाद तो पहुंच गई है आपके ऑफिस में, वहाँ से कस्टमर तक डिलीवर भी होनी है, तो क्या करेंगे, क्विकली प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्यों, अगर 8 से 7.5 घंटे पे भी आ गया, दिस मीन क्या हुआ, टारगेट मीट हो गया। इस टारगेट के अगेंस्ट एम्प्लॉय मैनेजर्स को क्या मिलेंगे, बोनस। कंपनी का क्या अचीव हो गया, सक्सेस फैक्टर, कि आपका डिलीवरी साइकिल जो है वो और ज़्यादा शॉर्ट हो गया। तो ये जो टारगेट्स हम देते हैं एम्प्लॉयज़ मैनेजर्स को, वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अचीव करने के लिए, उन टारगेट्स को नाम दिया जाता है KPIs, स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मीन वो परफॉर्मेंस टारगेट जिनकी बेस पर एम्प्लॉय मैनेजर को कोई बोनस मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा पे मिलेगी, उसे नाम दिया जाता है KPIs, जो डिफाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर सक्सेस फैक्टर। कि एम्प्लॉय मैनेजर्स क्या करेंगे, अपना KPI मीन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अचीव करेंगे, उससे आपका क्या मीट हो गया, सक्सेस फैक्टर, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये CSF और KPIs का क्या रिलेशन है, क्लियर होता है कि बिजनेस की सक्सेस के लिए जो इंपॉर्टेंट बिजनेस फीचर हैं, ये प्रोडक्ट फीचर है, वो क्या है, सक्सेस फैक्टर CSF। उसको मीट करने के लिए एम्प्लॉय मैनेजर्स को जो आप टारगेट दोगे, जिसकी बेस और उनकी परफॉर्मेंस असेस होगी कि बोनस मिलेगा, तो उस टारगेट को क्या नाम दिया जाता है, KPIs का। अब कहते हैं ये जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या था, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग व्हाट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, और क्या था, स्ट्रेटेजिक चॉइस, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। सो इंपॉर्टेंस क्या है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, जब हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं क्या, अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। कब, जब हम एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री मार्केट को हम एनालाइज कर रहे होते हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए अब इंपॉर्टेंट क्या है। कोई नई डेवलपमेंट्स हो गई हैं तो हमें पता चलता है हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। कंपैक्टर कुछ नया कर रहा है, नई प्रोडक्ट्स दे रहा है, नई इनोवेशन ला रहा है, या प्राइसेस कम कर रहा है, तो हमें पता चलता है हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए अब इंपॉर्टेंट क्या है। कंपैक्टर हैवी मार्केटिंग कर रहा है किसी पर्सनैलिटी को ब्रांड एम्बेसडर बना के, तो हमें पता चलता है हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, जब हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेशली एक्सटर्नल एनालिसिस, तो हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, मीन आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली हमें हो जाते हैं क्या हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए अब इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, जो माइट भी पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन अब इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर हम जब स्ट्रेटेजिक चॉइस में जाते हैं तो क्या करते हैं, यहां पे हम अपने KPIs डिफाइन कर रहे होते हैं, मीन अपने मसलों को रिजॉल्व करने के लिए, बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी चूज करते हैं। वो स्ट्रैटेजी जो चूज करते हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, KPIs डिफाइन कर रहे होते हैं। और इंप्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, उन KPIs को अचीव कर रहे होते हैं। कैसे, उनको मीट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करके चेंजेस ला के, वो चेंजेस कौन ला रहे हैं, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज ला रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, KPIs अचीव कर रहे हैं। और उस अचीव होने से क्या हो रहा है, आपका अचीव हो रहा है सक्सेस फैक्टर। ये थोड़ा सा लिंक क्लियर होता है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का लिंक क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस में भी लिंक है। क्यों, जब हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली हमारे सक्सेस फैक्टर। चॉइस में जब हम स्ट्रैटेजी चूज कर रहे होते हैं तो हम क्या चूज कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं कि अब हमें पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करना क्या है, तो वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, इसके अकॉर्डिंगली KPIs डिफाइन कर रहे होते हैं।
और इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, उन KPIs को अचीव कर रहे होते हैं, मीन उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे होते हैं और KPIs अचीव हो रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, सक्सेस फैक्टर हमारा अचीव हो रहा है। सो कुछ 3, 4, 5 नंबर के लिए अगर एग्जामिनर ये पूछ रहे तो ये भी हम बात कर सकते हैं। नहीं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और KPIs का आपस में रिलेशन क्या है ये भी बताया जा सकता है। क्या ख्याल है? थोड़ा और आगे चलते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के ऊपर हमें एक मॉडल मिलेगा, JSW स्टैंड्स फॉर जॉनसन स्कोल SCHOLE एंड वटिंगटन, मीन बिजनेस मैनेजमेंट का एक बड़ा ही मशहूर राइटर हैं, बल्कि 2 मशहूर राइटर हैं, एक पॉर्टर जिसकी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी और दूसरा JSW जॉनसन स्कोल एंड वटिंगटन, स्कूल नहीं स्कोल, इसके लिए 3 राइटर हैं, जॉनसन स्कोल एंड वटिंगटन। इन तीनों ने मिल के जो है वो काफ़ी सारे मॉडल्स, काफ़ी सारी थ्योरीज बिजनेस मैनेजमेंट की लिखी हैं, जिसके ऊपर इन्होंने कोई CSF का भी एक मॉडल दिया है जिसको 6 स्टेप मॉडल का नाम दिया जाता है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को कैसे अचीव किया जा सकता है। तो कहता है अचीव करने के लिए बिजनेस को क्या करना है, 6 स्टेप मॉडल को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, वो कहता है जी स्टेप नंबर 1 है कि आपको क्या करना है, पहले तो डिफाइन करना है अपना सक्सेस फैक्टर, मीन देखना है कि बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले वो देखना है, जो शायद प्रीवियसली इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन अब इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपने क्या करना है, पहले अपना सक्सेस फैक्टर जो है वो डिफाइन करना है। सक्सेस फैक्टर क्या हो सकता है, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, सक्सेस फैक्टर क्या हो सकता है, सेल रिटर्न को कम करना हो सकता है, सक्सेस फैक्टर क्या हो सकता है, बेस्ट लीड टाइम हो सकता है। तो आपने देखना है आपका सक्सेस फैक्टर क्या है, पहले वो डिफाइन करना है। फिर आपने क्या करना है, उस सक्सेस फैक्टर को अचीव करने के लिए स्टेप नंबर 2 में जाना है और आपने जो है वो डिफाइन करनी है क्या, रिक्वायर्ड कंपिटेंस। क्या डिफाइन करनी है, रिक्वायर्ड कंपिटेंस, मीन वो सक्सेस फैक्टर अचीव करने के लिए आपके बिजनेस के अंदर आपकी एक्टिविटीज, प्रोसेसेस में क्या चीज होना जरूरी है। सक्सेस फैक्टर है बेस्ट लीड टाइम, तो आपके बिजनेस के अंदर क्या चीज होना जरूरी है, आपके स्टाफ जो है उनका एफिशिएंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपके स्टाफ का एफिशिएंट और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सर्विसेज दे रहे हो तो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस होगा तो क्विकली सर्विसेज देगा। हाँ, अगर कोई डिलीवरी वगैरह दे रहे हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके बिजनेस के अंदर स्टाफ का एफिशिएंट क्विक होना जरूरी है। बूढ़े, बीमार, लेजी एम्प्लॉइज बेस्ट लीड टाइम में आपको हेल्प नहीं करेंगे। क्या होने चाहिए, ट्रेंड, एक्सपीरियंस और क्विक स्टाफ होना जरूरी है। सक्सेस फैक्टर है आपका क्या आपने कॉस्ट रिडक्शन करनी है, तो कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगी, उसके लिए कंपिटेंस आपकी क्या होगी, आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस हैं उनका मशीन इंटेंसिव होना जरूरी है। क्या ख्याल है, आपके सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन होना जरूरी है, आपकी वेस्टेज जो है वो कम होना जरूरी है, लीड टाइम आपका रिड्यूस होना जरूरी है। ये क्या है, कंपिटेंस जो आपको रिक्वायर है वो सक्सेस फैक्टर अचीव करने के लिए। सक्सेस फैक्टर है सेल रिटर्न को कम करना है। सेल रिटर्न क्यों होती है, क्वालिटी में गुड्स अच्छी नहीं है, तो इसके लिए कंपिटेंस क्या होना जरूरी है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड डिफेक्टिव यूनिट्स, मीन डिफेक्टिव यूनिट्स को हमने बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना। मीन अपने एम्प्लॉय को बता देना है कि भाई डिफेक्टिव यूनिट्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होंगे। या क्वालिटी चेक अच्छे होना जरूरी हैं ताकि क्या हो, कस्टमर तक गंदी क्वालिटी की चीज जाएगी नहीं, और जब जाएगी नहीं तो क्या सेल रिटर्न भी होगी, नहीं होगी। मीन सक्सेस फैक्टर को अचीव करने के लिए आपके प्रोसेसेस में, आपके बिजनेस की एक्टिविटीज में क्या चीज होना जरूरी है, उसे क्या नाम दिया जाएगा, कंपिटेंस का। तो सक्सेस फैक्टर को अचीव करने के लिए आपने क्या करना है, पहले अपना सक्सेस फैक्टर डिफाइन करना है क्लियरली कि है क्या अभी। फिर आपने देखना है कि इसके लिए मुझे कंपिटेंस क्या रिक्वायर है, और स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, डेवलप करनी है वो कंपिटेंस। क्या करनी है,
वो कंपिटेंस डेवलप करनी है। मीन स्टाफ की ट्रेनिंग रिक्वायर है तो स्टाफ को ट्रेन करना है, अगर नहीं ट्रेन हो सकते तो नए रिक्रूट करने हैं। प्रोडक्शन को क्विक करने के लिए आपने मशीन टेंसी पे जाना है तो आपको क्या करना है, मशीनरी बाय करके इंस्टॉल करनी है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स डिफेक्टिव यूनिट्स, तो स्टाफ को क्या करना है, बिठा के उनके साथ ये चीज़ डिस्कस करनी है, क्या हम इस चीज़ पे जा सकते हैं कि बिल्कुल भी डिफेक्टिव यूनिट्स नहीं होना चाहिए। वो कहेंगे हाँ जा सकते हैं, चलें फिर आज से ये पॉलिसी हमारी इंप्लीमेंट होगी, ये अचीव करोगे तो आपको बोनस मिलेगा। सो पहले सक्सेस फैक्टर देखना है, फिर आपने रिक्वायर्ड कंपिटेंस देखनी है उसके लिए क्या चाहिए, और फिर आपने क्या करना है, वो कंपिटेंस डेवलप करनी है। स्टेप नंबर 4 वो कहता है जी कि अब आपने क्या करना है, अब आपने KPIs जो हैं वो डिफाइन करने हैं। जब कंपिटेंस डेवलप हो गई तब एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को क्या करना है, टारगेट दे देने। वो अपना टारगेट मीट करेंगे तो उससे आपका क्या मीट होगा, सक्सेस फैक्टर। हाँ, वो टारगेट मीट करने के लिए आपने ऑलरेडी कंपिटेंस जो रिक्वायर थी, उनकी ट्रेनिंग स्किल्स जो चाहिए थी वो आपने डेवलप कर दी हुई है। स्टेप नंबर 5 वो कहता है कि आपने क्या करना है, ये जो डेवलप करनी है कंपिटेंस, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होनी चाहिए। क्या करना है आपने, कंटिन्यूली जो है वो डेवलप करनी है कंपिटेंस। किस लिए, टू मेंटेन कंपैटिटिव एडवांटेज। कि कंपिटेंस अगर आपके पास एक अच्छी आ गई है जिसकी बेस पर आपको कंपैटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, तो आपने उसको कंटिन्यूसली और डेवलप करते रहना है, उसमें इनोवेशन लाते रहना है, ताकि कंपैक्टर अगर कॉपी भी कर ले तो आप थोड़ा और आगे इंप्रूव कर चुके होगे, तो उससे आपका कंपैटिटिव एडवांटेज क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। नहीं बस एक दफ़ा डेवलप होगी तो बस सुकून से बैठ नहीं जाना, नहीं, एम्प्लॉइज़ को और पॉलिश करते रहना, उनको और ट्रेन करते रहना। अपनी मशीनरी आपने एक दफ़ा लगा दी तो बस बैठ नहीं जाना, आप देखना इससे और अच्छी मशीनरी क्या आ सकती है, इसमें और कॉस्ट एफिशिएंसीज कैसे अचीव हो सकती हैं, तो उसमें आपने लगे रहना है। अदरवाइज एक ही दफ़ा करके बैठ गए तो कंपैक्टर से कॉपी करके आपका कंपैटिटिव एडवांटेज आपसे छीन लेगा। तो कंपैटिटिव एडवांटेज को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना है, अपनी कंपिटेंस को कंटिन्यूली बेसिस पे डेवलप करते रहना। नंबर 6 वो कहता है कि आपने क्या करना है, मॉनिटर करना है क्या वो जो KPIs डिफाइन किए थे वो मीट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि KPI डिफाइन कर देना सिर्फ इनफ नहीं है, अब आपने उसे मॉनिटर भी करना है कि हाँ वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो उसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, फिर रिवॉर्ड देना है एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट KPI को भी मीट करने के लिए कोशिश में लगे रहें। सो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को कैसे अचीव करना है, क्यों क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, आपके बिजनेस की सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो कैसे अचीव करना है, JSW 6 स्टेप मॉडल कहता है कि पहले आपने अपना क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डिफाइन करना है। मीन अभी आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट फीचर है क्या, उसके लिए देखना आपको क्या कंपिटेंस रिक्वायर है, मीन आपके एक्टिविटीज में, ऑपरेशन प्रोसेसेस में क्या चीज होनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है, वो कंपिटेंस डेवलप करनी है। फोर्थली आपने क्या करना है, कंपिटेंस डेवलप होगी तो अब एम्प्लॉय मैनेजर जिनके थ्रू वो कंपिटेंस या वो सक्सेस फैक्टर अचीव करना है, उनको आपने KPIs टारगेट्स देने हैं। वो जो कंपिटेंस एक दफ़ा डेवलप की है उसको और ज़्यादा आपने पॉलिश करना है ताकि कंपैटिटिव एडवांटेज मेंटेन रहे। और लास्टली आपने क्या करना है, वो KPIs को मॉनिटर भी करना है कि अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर अचीव हो रहे हैं तो उनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे अचीव करने के लिए अब आपने रिवॉर्ड भी देने हैं, ताकि एम्प्लॉइज़ उसी मोटिवेशन में नेक्स्ट KPIs को भी अचीव करने में लगे रहें। जिससे क्या होगा, आपके सक्सेस फैक्टर अचीव होते जाएंगे तो बिजनेस पोजीशन स्ट्रॉन्ग मेंटेन रहेगी। सो कस्टमर नीड क्या है वो हमने देख लिया, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, KPIs क्या है, और हमने देख लिया एक JSW 6 स्टेप मॉडल टुवर्ड्स KPIs। ये आपको कुछ नोट्स शायद मिले थे, सॉफ्ट में तो आपके पास होंगे, हार्ड कॉपी भी ऊपर फोटो कापियर के पास अवेलेबल है। इसमें ये टॉपिक्स दिए गए हैं, इसको प्लीज़ एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मीन परफॉर्मेंस का इंडिकेटर क्या है, परफॉर्मेंस का टारगेट क्या है जिसकी बेस पर परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स
जी इसके बाद बेंचमार्किंग हमने शायद कल कवर कर लिया था। कंपैरेटिव बेंचमार्किंग कैसे होती है वो वेज भी हमने कवर कर लिए थे। बाय कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिगर्स, बाय कंपेयरिंग फाइनेंशियल रेशियोज, आइडेंटिफाइंग रीजन फॉर डिफरेंसेस, कंपेयरिंग प्राइसेस विद कंपैरेटर प्राइसेस और कंसल्टिंग द कस्टमर ऑफ कंपैरेटर्स। क्या कहला उसके अंदर हमने कल कुछ रेशियोज भी देखी थी, सेल ग्रोथ, जीपी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट रेशियो, गेयरिंग। ये क्या था? ये फाइनेंशियल एनालिसिस था। ये जो रेशियोज हैं ये क्या थी? फाइनेंशियल रेशियोज थी ना। ये रेशियोज कंप्यूट करके अपनी कंपैरेटर के साथ कंपेयर करके उसके ऊपर देखना कि इम्प्रूव हो रही हैं या डिक्लाइन जा रही हैं और क्यों जा रही हैं, इस चीज़ को नाम देते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का। मीन फाइनेंशियल एनालिसिस का थोड़ा सा टच हमने ले लिया हुआ है ऑलरेडी। जिससे और अगर हम आगे चलें तो वैल्यू चेन एक टॉपिक हमें मिलता है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पोर्टर वैल्यू चेन, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज, मेथड्स फॉर एडिंग वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। कहीं पे हमने एक रिसोर्स बेस्ड व्यू की बात की थी, जहां पे हमने रिसोर्स मॉडल कवर किया था। वहां पे हमने कुछ 3 वर्ड्स कवर किए थे, रिसोर्सिस, कंपिटेंसीज, कैपेबिलिटीज। तो आज इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं, इनका मतलब क्या क्या। रिसोर्सेज क्या है? आपके बिजनेस के पास जो भी है या आपके पास जो भी है अपनी सक्सेस के लिए, लाइक कोई एसेट है तो वो भी रिसोर्स है, कोई स्किल है तो वो भी रिसोर्स है, कोई आपके पास इन्वेंट्री है यूनिक तो वो भी क्या है? रिसोर्स है। वो कहते हैं रिसोर्सेज जो हैं वो मेनली 4 तरह के होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। एक चौथी टाइप इंटेंजिबल रिसोर्सेज भी होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, अच्छे क्वालिफाइड कंपिटेंट आपके पास मैनेजर हैं, एक्सपीरियंस ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्सेज, आपके पास अच्छी मशीनरी है, अच्छे एसेट हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो ये क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास पैसा कैश सरप्लस पड़ा है तो ये फाइनेंशियल रिसोर्स है। आपकी करंट रेशियो 1 से अबव है और बहुत अच्छी है, ये क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्स है। आपकी गेयरिंग बहुत लो है तो ये भी क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्स है। क्यों? गेयरिंग लो है, दिस मीन आप डेट और इक्विटी के थ्रू पैसा जनरेट करने के काबिल हो जब भी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी क्या है? आपका फाइनेंशियल रिसोर्स है। एसेट ओन्ड हैं आपके, तो भी क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्स है। एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जो कभी भी आप बेच के वहां से पैसा निकाल सकते हो, तो ये भी क्या है? आपका फाइनेंशियल रिसोर्स है। इंटेलेक्चुअल रिसोर्स क्या है या इंटेंजिबल रिसोर्स क्या है? इनको इंटेलेक्चुअल रिसोर्स का नाम भी दिया जाता है। कि आपके पास कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क हैं, कि आपके अलावा ये चीज कोई और बना ही नहीं सकता। तो जो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये भी क्या है? आपका एक रिसोर्स है कि आपके अलावा ये चीज़ कोई और बना ही नहीं सकता। आपके पास लाइसेंस है एक चीज़ में ऑपरेट करने का जो शायद किसी और के पास नहीं है, तो ये क्या है? आपका इंटेंजिबल या इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। वो जो कॉपीराइट आपको मिले हैं, ट्रेडमार्क मिले हैं, क्यों मिले हैं? कि ये चीज़ आपने इनोवेट की है, आपके अलावा किसी और ने इनोवेट नहीं की, तो इसलिए आपने क्या किया? उसके कॉपीराइट ले लिए कि मेरे अलावा ये चीज़ कोई और नहीं बेचेगा। तो जो कॉपीराइट हैं आपके इंटेलेक्चुअल की बेस पर, या वो कॉपीराइट है क्या? एक इंटेंजिबल, टेंजिबल नहीं, इंटेंजिबल रिसोर्स है। तो ये भी क्या है? टाइप ऑफ रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज है क्या? कोई एसेट है, कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, कोई पैसा है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? रिसोर्स का, जिसको यूज करके हम अपने बिजनेस की सक्सेस अचीव करेंगे। क्या हो सकते हैं? ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल या फिर इंटेंजिबल मीन इंटेलेक्चुअल।
अब ये कंपिटेंस क्या है, बल्कि वो कहता है रिसोर्सेज की दो और भी कैटेगरीज हैं। थ्रेशहोल्ड रिसोर्सेज एंड यूनिक रिसोर्सेज। थ्रेशहोल्ड और यूनिक रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है? कहता है ऐसे रिसोर्सेज जो आपको मार्केट में सरवाइव करने के लिए, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए चाहिए ही चाहिए, वो क्या है? थ्रेशहोल्ड रिसोर्सेज। लाइक आपको एसेट चाहिए ही चाहिए, आपको बंदे चाहिए ही चाहिए, ये क्या है? थ्रेशहोल्ड रिसोर्सेज। यूनिक रिसोर्सेज क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो आपको कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए चाहिए, जो शायद किसी और के पास नहीं है। हाँ, ऐसे रिसोर्सेज जो सारे बिजनेस के पास हैं, वो क्या है? थ्रेशहोल्ड, जिसके बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं। लेकिन यूनिक क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो सारों के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास हैं, जिसकी बेस पर आपको कंपैटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, उसे क्या नाम दिया जाएगा? यूनिक रिसोर्स का। लाइक आपके पास पेटेंट है, कॉपीराइट है कि आपके बिना ये कोई चीज बेच ही नहीं सकता, तो ये क्या है? यूनिक रिसोर्स है, जिसकी बेस पर आपको क्या मिलेगा? कंपैटिटिव एडवांटेज मिलेगा। सो जो बिजनेस ऑपरेशंस चलाने के लिए आपको चाहिए रिसोर्सेज, जो हर तरह के बिजनेस को चाहिए मार्केट में सरवाइव करने के लिए, जिसके बिना शायद सरवाइव ही नहीं आप कर सकोगे, मीन बिजनेस ऑपरेट ही नहीं कर सकोगे, वो क्या है? थ्रेशहोल्ड। और वो जिसकी बेस पर आपको कंपैटिटिव एडवांटेज मिलेगा जो किसी और के पास नहीं है, उसे क्या नाम देंगे? यूनिक रिसोर्सेज का। क्लियर होती है बात? अब रिसोर्सेज और कंपिटेंस में क्या डिफरेंस है? रिसोर्सेज क्या है? कोई एसेट है, कोई स्किल है, कोई इन्वेंट्री है, कोई भी चीज जो हमारे बिजनेस के पास है, वो क्या है? रिसोर्स है। ह्यूमन है, फिजिकल है, फाइनेंशियल है। कहते कंपिटेंस क्या है? कंपिटेंस होती हैं एक्टिविटीज और ऑपरेशंस टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट या यूटिलाइज करने के लिए जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जो हमारे बिजनेस के प्रोसेसेस हैं, उससे हम क्या नाम देते हैं? कंपिटेंस का। रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए बेस्ट वे में हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हमारे जो ऑपरेशंस हैं, हमारे जो प्रोसेसेस हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसे क्या नाम दिया जाएगा? कंपिटेंस का। अब कंपिटेंस भी दो तरह की होती हैं। थ्रेशहोल्ड कंपिटेंस और यूनिक कंपिटेंस। है क्या? एक्टिविटीज, ऑपरेशन, प्रोसेसेस। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे ऑपरेशन, ऐसे प्रोसेसेस जो गुड्स सर्विसेज रूटीन की प्रोड्यूस करने के लिए हैं, जो चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना हमारा गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, कस्टमर की नीड पूरी हो ही नहीं सकती, उसे हम नाम देंगे थ्रेशहोल्ड कंपिटेंस का। रूटीन में जो आपको एसेट चाहिए, रूटीन में कोई मशीनरी चाहिए, तो क्या है? थ्रेशहोल्ड कंपिटेंस। नहीं, ऐसी कंपिटेंसीज जिसकी बेस पर आप रूटीन बिजनेस नहीं, रूटीन से हटके कुछ नया करके कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करोगे, उसे क्या नाम देंगे? यूनिक कंपिटेंसीज का। लाइक आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे लेटेस्ट है, जो किसी और के पास नहीं है, तो क्या है? यूनिक कंपिटेंस। हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी बाकी सबके पास भी है, जिसके बिना कस्टमर की नीड पूरी होगी नहीं होगी, वो क्या है? थ्रेशहोल्ड कंपिटेंस। तो ऐसी यूनिक कंपिटेंसीज जो किसी और के पास नहीं है, जिसकी बेस पर आपको कंपैटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, उसे हम क्या नाम देंगे? यूनिक कंपिटेंस का। और जो रूटीन ऑपरेशन प्रोसेसेस हैं, गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, कस्टमर नीड को फुलफिल करने के लिए, उसे हम क्या नाम देंगे? थ्रेशहोल्ड कंपिटेंस का। तो रिसोर्सेज भी ऐसे रिसोर्सेज जो आपको चाहिए बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो थ्रेशहोल्ड। और ऐसे रिसोर्सेज जिसकी बेस पर आपको कंपैटिटिव एडवांटेज मिलेगा, वो क्या है? यूनिक। तो ऐसे ऑपरेशन, ऐसी एक्टिविटीज जो रूटीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए, कस्टमर नीड को फुलफिल करने के लिए चाहिए, वो क्या है? थ्रेशहोल्ड कंपिटेंसीज।
और ऐसी कंपिटेंसीज मीन ऐसा नयापन आपके बिजनेस ऑपरेशंस में जिसकी बेस पर आपको कंपैक्टिव एडवांटेज मिल रहा है, जिसकी बेस पर आप मार्केट में इनोवेटिव हो, वो क्या है? यूनिक कंपिटेंसीज। सो रिसोर्सेज और कंपिटेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होता है। कैपेबिलिटीज क्या है? एबिलिटीज टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए जो आपके पास एबिलिटीज हैं उसे नाम दिया जाता है कैपेबिलिटीज का। जो कॉम्बिनेशन होता है किसका? रिसोर्सेज का और कंपिटेंसीज का। रिसोर्सेज कंपिटेंसीज को आपस में मिला दें तो क्या बन जाती हैं? कैपेबिलिटीज मीन एबिलिटी टू डू समथिंग, मीन आपके पास ऑपरेशन एक्टिविटीज भी हैं और साथ रिसोर्सेज भी हैं। सिर्फ रिसोर्सेज हैं लेकिन उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, यूज करने के लिए आपके पास ये नहीं है, तो क्या आपकी कैपेबिलिटी बिजनेस परफॉर्म करने की है? नहीं। तो कैपेबिलिटी कब होगी आपकी कुछ भी करने की? जब आपके पास रिसोर्सेज भी हैं और साथ क्या है? ऑपरेशंस एक्टिविटीज भी हैं। मीन अब आप बिजनेस परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हो। तो कैपेबिलिटीज क्या है? एबिलिटीज टू डू समथिंग विच इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंपिटेंसीज। मीन इन दोनों के कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन से क्या बनती हैं? कैपेबिलिटीज। सो रिसोर्सेज क्या है? एसेट, स्किल, एक्सपीरियंस टू डू समथिंग। कंपिटेंसीज क्या है? एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, ऑपरेशंस टू यूज रिसोर्सेज, टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज। और कैपेबिलिटीज क्या है? एबिलिटीज टू डू समथिंग which is a combination of resources as well as competencies। और चाहे resources हैं, चाहे capabilities हैं, चाहे competencies हैं, तीनों क्या होती हैं? internal ही होती हैं। क्या ख्याल है? resources हैं तो ये भी internal हैं, उनको यूज करने के लिए एक्टिविटीज, प्रोसेसेस हैं तो ये भी internal हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन में ability to do something, capabilities हैं तो वो भी क्या हैं? internal है। अब कैपेबिलिटी में एक टर्म आ जाती है आगे, डायनामिक कैपेबिलिटीज। इंडस्ट्री मार्केट जिसमें हम ऑपरेट करते हैं वो दो तरह के होते हैं। इंडस्ट्री या मार्केट जिसमें हम ऑपरेट करते हैं वो दो तरह के होते हैं, और इंडस्ट्री मार्केट जिसमें हम ऑपरेट करते हैं उसे बिजनेस एनवायरनमेंट का नाम भी दिया जाता है। एनवायरनमेंट मीन इंडस्ट्री, किसने कहा था? पोर्टर ने। सो बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें हम ऑपरेट करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टेएबल या स्टैटिक बिजनेस एनवायरनमेंट, और एक कॉम्प्लेक्स, डायनामिक या चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। ऐसी इंडस्ट्री मार्केट जहां पे आए दिन नई नई चेंजेस नहीं आ रही होती उसे नाम दिया जाता है स्टेएबल स्टैटिक बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है ऑटो इंडस्ट्री मीन कार इंडस्ट्री, जिसमें आए दिन नई चेंजेस नहीं आती, कोई 10 सालों बाद कोई नई चीज आती है। हर कंपनी को देख लो तो एक मॉडल ये कार का कोई नया निकालेंगे तो कोई 10 साल बाद निकालेंगे, और अगले 10 साल क्या करेंगे? कभी उसकी लाइट गोल कर देंगे, कभी लाइट टेढ़ी कर देंगे, कभी लाइट सीधी कर देंगे, कभी उसका साइज छोटा कर देंगे, कभी बड़ा कर देंगे। मीन कोई मेजर चेंजेस उसके अंदर नहीं आ रही, तो वो किस में ऑपरेट करती हैं? कार मार्केट कौन सी है? स्टेएबल स्टैटिक बिजनेस एनवायरनमेंट। मीन जहाँ पे आए दिन नई इनोवेशन नहीं आती, कभी कभार इनोवेशन आती है, और एक दफ़ा इनोवेशन आ गया, आपने अपना बिजनेस स्टेबल बना लिया तो अगले कई सालों तक आप उसी एक प्लान, उसी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बिजनेस को चला सकते हो। मीन आए दिन कुछ नया करने की आपको ज़रूरत नहीं रहती। कुछ इंडस्ट्री मार्केट होती है कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, चेंजिंग, आईटी इंडस्ट्री, जहां पे आए दिन नई नई इनोवेशन आ रही है, आए दिन आपको कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूरत पड़ी रहती है। क्या ख्याल है? एक दिन एक नई चीज़ आई है, अगले दिन वो और रिफाइन हो चुकी होती है, तीसरे दिन पता चलता हो इसमें और जिद्दत आ गई है। तो आईटी इंडस्ट्री क्या है?
कॉम्प्लेक्स, डायनामिक या चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे आए दिन नई नई चेंजेस आती हैं, तो बिजनेस को भी क्या करना पड़ता है, आए दिन कुछ ना कुछ नई 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 इनोवेशन लाना पड़ती है। मीन एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आप टिक के बैठ नहीं सकते, आपको हर वक्त कंटिन्यूसली बेसिस पे क्या करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। क्यों, अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे, नया कुछ नहीं करोगे, तो फिर आप मार्केट से आउट हो जाओगे। क्यों, सर्वाइव वही कर रहा है जो नई नई इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहा है, और नई इनोवेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपको प्लानिंग कंटिन्यूस बेसिस पे करना होती है। हाँ, इधर एक दफ़ा प्लानिंग हो गई है तो अगले 4-5 साल तक सुकून है। क्यों, कोई नई चेंज नहीं आने वाली। लेकिन इधर सुकून नहीं है, आपको स्ट्रैटेजी मेकिंग पे हर वक्त फोकस करते रहना है। डायनामिक कैपेबिलिटीज क्या है, ऐसी कैपेबिलिटी जिसमें आप जो है वो आए दिन नई नई इनोवेशन ला रहे हो, मीन फोकस कर रहे हो इनोवेशंस को। क्यों, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। क्यों, शायद आप ऑपरेट कर रहे हो, किस चीज में ऑपरेट कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो, तो फिर वहां पे आपको कैपेबिलिटीज भी क्या चाहिए, स्टैटिक नहीं, डायनामिक चाहिए। डायनामिक मीन जिसमें आप आए दिन नई नई इनोवेशन ला रहे हो, उसमें आपकी ये जो कंपिटेंसीज हैं, ऑपरेशंस जो हैं, ये क्विक होना जरूरी है। क्यों, नई इनोवेशन लाने के लिए आपको क्विक कम्युनिकेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए। क्यों, कम्युनिकेशन क्विक क्यों चाहिए, ताकि इनोवेशन का पहले नॉलेज आपको मिले, पहले आपको मिलेगा तो आप उसे पहले अडॉप्ट करोगे। डिसीजन मेकिंग भी क्विक चाहिए। हाँ, नई इनोवेशन आ गया तो चलो आओ बैठते हैं, अच्छा चलो नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे। नहीं, फौरी डिसाइड करना है कि हमें ये चीज़ के ऊपर जाना है, ये चीज़ हमें इंप्लीमेंट करनी है। तो ये क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। और वो जो क्विक डिसीजन मेकिंग वाली कंपिटेंसीज हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है, डायनामिक कैपेबिलिटी का। हाँ, उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे भी अच्छे इनोवेटिव माइंड चाहिए, यहाँ पे आपको अच्छी टेक्नोलॉजी वाले एसेट चाहिए, और साथ आपको पैसा भी इनफ चाहिए ना। क्यों, कोई नई चीज़ अडॉप्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। तो मेनली डायनामिक कैपेबिलिटीज हैं क्या, ऐसी कैपेबिलिटीज जिसमें आप इनोवेशन को फोकस करते हो, जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे स्ट्रैटेजी मेकिंग को फोकस करते हो, चेंज करते हो स्ट्रैटेजी मेकिंग को डेली बेसिस पे। क्यों, आप ऑपरेट कर रहे हो कॉम्प्लेक्स डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में, और आजकल वैसे ही आईटी का दौर है, हर तरह की इंडस्ट्री में नई नई इनोवेशन आ रही हैं, तो आप लॉन्ग टर्म एक ही स्ट्रैटेजी पे नहीं चल सकते। इवन अब कार इंडस्ट्री को भी देखा जाए तो पास में शायद वो 10-10 साल एक स्ट्रैटेजी पे चल सकते थे, लेकिन अब नहीं। क्यों, अब उसमें भी इनोवेशन होना स्टार्ट हो गई हैं। पेट्रोल कार से हाइब्रिड पे आ गए हैं, हाइब्रिड से इलेक्ट्रॉनिक पे आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक से आगे हाइड्रोजन गैस की गाड़ियाँ भी बनना शुरू हो गई हैं। ऐसी गाड़ियाँ भी बनना शुरू हो गई हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलेंगी, मीन अंदर बंदे ड्राइवर बिठाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इनोवेशंस आ रही हैं, तो इसलिए अब उस वहाँ पे भी आप एक तरह का स्टैटिक एनवायरनमेंट नहीं रहा, तो वहाँ पे भी आपको कैपेबिलिटीज़ क्या चाहिए, डायनामिक चाहिए। डायनामिक मीन चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आप भी नई नई इनोवेशन को फोकस कर सको। सो ये कुछ एरिया था हमारे पास जो कवर करना रहता था। हमने कहीं पे रिसोर्सिस की बात की थी कि एक बिजनेस के पास अच्छे रिसोर्सिस होने चाहिए। उन रिसोर्सिस को हमने 7M का नाम दिया था शायद। क्या कहला, क्या थे वो 7M? मनी, मटीरियल, मार्केट, मैन पावर, मेकअप, मैन्युफैक्चर एंड मैनेजमेंट। ये हमारे पास भी बुक में ये रिसोर्स मॉडल दिया गया है, लेकिन उसने वर्ड जो है वो 7M की बजाय कुछ डिफरेंट यूज किए हैं। मैनेजमेंट को उसने मैनेजमेंट ही वर्ड दिया है, मटेरियल को उसने वर्ड दे दिया रॉ मटेरियल का। मटेरियल को क्या वर्ड दे दिया, रॉ मटेरियल का। मीन एक बिजनेस के पास रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। मनी को उसने नाम दे दिया फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। मार्केट को उसने नाम दे दिया इंटेंजिबल रिसोर्सेज का। इंटेंजिबल क्या होते हैं, गुडविल। आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कॉपीराइट होने चाहिए, आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए, फिर ही आपकी मार्केट होगी ना। क्या ख्याल है, अगर आपकी गुडविल अच्छी नहीं है, रेप्यूट अच्छी नहीं है,
आपके पास कॉपीराइट नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, तो फिर मार्केट आपकी कस्टडी में नहीं है। इसके अलावा उसने क्या दे दिया, नॉन करंट एसेट एक रिसोर्स दे दिया। वो किसको दे दिया, मैन्युफैक्चरर को। कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास अच्छी मशीनरी, अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अच्छे प्लांट होने चाहिए, लेबर इंटेंसिव नहीं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होनी चाहिए, मशीन इंटेंसिव होनी चाहिए, और वो मशीनें क्या हैं, नॉन करंट एसेट है। इसके अलावा उसने क्या नाम दिया जी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया। इंटरनल कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन उसने जो है वो एक रिसोर्स को नाम दिया है, और इंटरनल कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन उसने नाम दिया है मेनली मेकअप को। इंटरनल कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन मीन आपकी जो है वो प्रोडक्ट का मेकअप जो है वो प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, या डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, वो भी क्या है, मेकअप है। मैन पावर को उसने नाम दे दिया ह्यूमन रिसोर्सेज का। मतलब वो जो बुक के अंदर दिया गया है, नोट्स में जो आपको दिए गए हैं रिसोर्सेज 7, वो वर्ड्स ये दिए गए हैं, हम उनको इन्हीं 7M के अकॉर्डिंगली लर्न करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। क्यों, दिमाग में वो 7M के अकॉर्डिंगली 7 हेडिंग प्रॉपर्ली डिस्कस हो जाएंगे। इन रिसोर्सेज के अंदर लॉन्ग टर्म कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए। वो क्या थी, वाइरो वैल्यूएबल होनी चाहिए, इमिटेशन इम्परफेक्ट होनी चाहिए, रेयर होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन उनकी अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि सिक्योर होने चाहिए, आपके अलावा किसी और के पास नहीं होने चाहिए, सप्लायर आपके अलावा किसी और को सप्लाईज ना देंगे। और यूं मिला के शायद हमारा खत्म हो गया मैनेजरियल एनालिसिस। मैनेजरियल एनालिसिस हमारे सिलेबस का अबाउट 30% है। कितने परसेंट, 30% एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली। मीन कोई 30 नंबर का ऑन एवरेज पेपर यहां से आएगा। टोटल 100% का 30% ये है। आज हम लेक्चर नंबर 25 में हैं और 30% सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। ना सिर्फ 30% सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, हम कोई अभी तक 22 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। 16 क्वेश्चंस आपको दिए गए, 3 टेस्ट 1 में आपने कवर किए, 3 टेस्ट 2 में कवर किए, तो मिला के 22 क्वेश्चंस। कोई 3-4 क्वेश्चंस आज के टेस्ट में आप और अटेम्प्ट करोगे, तो मिला के कोई 25-26 क्वेश्चन 25 लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं और अपना 30% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं 25 लेक्चर में। 4-5 लेक्चर का मार्जिन मैंने इस एरिया से रिलेटेड और रखा हुआ है। क्यों, 30% है तो उसको 30 लेक्चर ही देने ना आउट ऑफ 100। टोटल हमारे 100 लेक्चर्स होंगे तो 30 लेक्चर देने, तो 4-5 लेक्चर का मार्जिन मैंने और रखा हुआ है। वो जैसी ICAP बुक आएगी तो उसके बाद देखेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है हमने जो पढ़ा है ICAP बुक आने के बाद शायद यहाँ से कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी और ऐड नहीं होंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो ICAP ने दिया था वहाँ से हमने चीज़ें कवर कर ली। ICAP का ये जो पेपर का लेवल है, हमने उस लेवल से ज़्यादा ऊपर इन चीज़ों को कवर किया। आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी तक 25-26 हमने कवर किए होंगे, इनमें से 5 को क्वेश्चन होंगे जो BS में से थे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको CA फाइनल लेवल के कवर करवाए हैं। मीन हमने इस पेपर के लेवल से ऊपर जाके चीज़ों को कवर किया है। ठीक हो गया। मीन अच्छी खासी हमने तसल्ली कर ली है। नोट्स आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मेरे ख्याल से ये 59 पेजेस आपके पास हैं। जहाँ पे रटा चाहिए था उसके मैंने नोट्स दे दिए। रटा हूबहू हाफजों वाला वर्ड टू वर्ड हमने नहीं लिखना, कॉन्सेप्ट को ऑन वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। ये मतलब पता चल गया, इनकी डेफिनेशन हाँ 2-2 लाइनों में लिखनी आनी चाहिए। थ्रेशोल्ड, यूनिक, रिसोर्स को डिफरेंशिएट करें तो हमें ऑन वर्डिंग में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हाँ वो अच्छे वर्ड्स आपको चाहिए तो आपको लिखे हुए मिल गए। सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ मूव होंगे। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से अभी तक इस सब्जेक्ट को लेके आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोस्त यार किसी और जगह से ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो अपनी तसल्ली के लिए
सिर्फ उनसे पूछना कि अब तक कितना सिलेबस कवर किया और अब तक कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो फिर आप लोगों की तसल्ली हो जाएगी कि हम इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ठीक वे में ऑन टाइम लेके चल रहे हैं। स्पेशली ऑनलाइन वालों को काफ़ी मसले होते हैं कि फ़लाँ टीचर ने छोड़ दिया, फ़लाँ टीचर नहीं पढ़ा रहा, पहले 2 टीचर थे अब 1 टीचर पढ़ा रहा है। तो अपने आप को तसल्ली दे लो कि अब ये सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तब आपको इसी क्लास में पढ़ना है और चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं और आगे चलती जाएंगी। 31 जनवरी हमारा टारगेट है, 31 जनवरी को हमने सिलेबस वाइंड अप करना है, तब तक आप मेरे साथ साथ हो। हाँ, उसके बाद हमारे कोई 10 टेस्ट होंगे फरवरी में, जहाँ पे आप मेरे साथ रिवीजन करोगे। कुछ एरिया मैं डिफ़ाइन कर दूंगा कि डेली बेसिस पे क्या आपने प्रिपेयर करना है और अगले दिन उसका टेस्ट, फिर नेक्स्ट डे एक एरिया आप प्रिपेयर करके अगले दिन उसका टेस्ट, और उसमें हमारी रिवीजन हो जाएगी, ताकि बाकी जो फरवरी के 20 दिन होंगे वो आप बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करके उनको भी पास कर लो। ठीक हो गया। सो आगे सर्दी आ रही है, थोड़े से हालात मुश्किल हो जाएंगे, धुंधें आ जाएंगी, सुबह सुबह बाहर निकलोगे कुछ नज़र भी नहीं आएगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने आप को मना के डेली बेसिस पे यहाँ पे ला के बिठाना है। और एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि हमारा हर लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन है कि अगर आप एक क्लास छोड़ोगे 5 से 15 नंबर का पेपर छूट जाएगा। ट्राई करना है, करके देख लो। अदरवाइज आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि एक क्लास छोड़ने का मतलब है 5 से 15 नंबर का पेपर छूटना। आगे रिजल्ट आ रहा है, उसकी कुछ छुट्टियां होंगी, तो वो कॉलेज ने डिसाइड करना है आपको कितनी छुट्टियां देनी है। आप कर रहे हो सीए, पेपर दे के उसके बाद आपको 3 वीक छुट्टियां मिलेंगी। जो भी काम करने हैं, जो भी याशी करनी है, उन छुट्टियों में करना। अभी ड्यूरिंग सेमेस्टर आपके लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको हर वक्त पढ़ने पे फोकस करना है। पेपर इसी अटैम्प्ट में हमें पास करना है और उसके लिए हमें क्लास में आना है। क्यों? ये चीज़ें पहले कभी नहीं पढ़ी, नई चीज़ें हैं, खुद से शायद नहीं पढ़ पाएंगे। भाग जाओ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।